स्टूडेंट्स, एचटेट 2022 का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो का लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। उस पर जाकर आप रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे उन्हें देख सकते हैं। सो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, when a partner has agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration and bear the realization expenses, then what will be the journal entry if the payment of realization expenses is made by the firm? वो कह रहे हैं कि एक पार्टनर है, उसने जिम्मेवारी ली कि रिजोल्यूशन का सारा काम वो लेगा, उसके बदले में उसको रियलाइजेशन और उसने ये भी कहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी उसने बियर कर लिए एक एग्रीड रेम्यूनरेशन के बदले में। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होगी अगर जो पेमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वो फर्म पे कर रही है? तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म क्या इसकी जर्नल एंट्री करेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए? तो पहले हमने ये देखना है कि कौन सी ट्रू है। तो हम लास्ट से पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। देखिए, जब बिल ऑफ एक्सचेंज पर जब भी कोई साइन करेगा, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि उसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक पर्सन एक बिल बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? जो जिसने मतलब जो हमारा क्रेडिटर होगा, मतलब जिसके पैसे हमने देने हैं। ठीक है, जिसके पैसे हमने देने हैं, तो जो हमारा क्रेडिटर होगा वो हमारे लिए क्या बनाएगा? जिसके पैसे देने हैं, अमाउंट देना है जिसका, तो उसको वो बिल बनाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? ड्रोअर। ठीक है, ड्रॉ करेगा वो, और उसको कोई साइन करेगा। जो कौन करेगा? जो एक्सेप्ट कर रहा है, या तो खुद ड्रॉई और समवन एल्स, कि जिसके लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर बनाया गया है वो बिल, वो खुद एक्सेप्ट करेगा या उसके बिहाफ पर कोई और भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात, इट इज ड्रॉन बाय डेटर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये कौन बनाता है? क्रेडिटर, मतलब जिसके पैसे हमने देने हैं वो बनाएगा। और ये ऑर्डर होता है कि पेमेंट करनी है, और इट रिक्वायर द एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। तो ये सब ट्रू है, तो ओनली दिस वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू। देखिए, हम जब भी डिसोल्यूशन होती है तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो सभी रियलाइजेशन अकाउंट में एक बार सभी एसेट्स को यहाँ लिखा जाता है, जितने भी पुराने एसेट्स होते हैं, और जितनी लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। और फिर उनकी जब लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है तो यहाँ पर डेबिट साइड में पेमेंट होती है। तो जब ट्रांसफर होंगे वो कौन से अकाउंट में होंगी लायबिलिटीज? तो वो कौन से अकाउंट में होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ देयर टोटल ऑफ द फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि हम इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो भी बैलेंस शीट वगैरह, उसको कंपैरिजन करते हैं एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर। मतलब कि पहले ये था, ये इस समय ये था। तो ये कौन सा है? इस तरह का जो एनालिसिस होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? देखिए, स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट और देयर टोटल। कि मान लीजिए कि मैंने ये करा कि सेल इतनी है और कॉस्ट इतनी है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सब एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, तो ये वाला एसेट इस टोटल एसेट के कितने परसेंट है, तो ऐसा हम बनाते हैं। तो उस तरह के एनालिसिस को हम वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो 125th, ये देखिए 1000 का हमारा 1000 हमारे डिबेंचर है, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 6%। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो 1000 डिबेंचर पर टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 6। तो 6000 हो गया। अब डिबेंचर कितने के हैं टोटल? 1 लाख के। रिडीम कितने सालों में हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? इंस्टॉलमेंट कितनी है? 20,000। तो कितने सालों में रिडीम हो रहे हैं? ये 5 इयर्स में। तो इसके हिसाब से हर साल डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट की पेमेंट कितनी होगी?
6000 डिवाइड में 500 दैट इज 1200। तो इसके मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना है 1200, पर आंसर की में इसका आंसर 2000 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126, which हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल। ये दर्शन हुंडी होती है। दर्शन हुंडी का मतलब क्या होता है कि जब भी दिखाई जाएगी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कौशल एंड गुलाब पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये गिवन है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया उसके बाद उनकी जो रेशो हो गई न्यू रेशो, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। देखिए जब गेन क्या होगा कि जब न्यू वाला ज्यादा, न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे मतलब न्यू वाला ज्यादा है, तो उसका मतलब वो गेन कर रहा है। अब अगर हमारे को सेक्रीफाइसिंग लिखा हुआ है तो कौन से वाला ज्यादा होगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशो क्या है 5 को क्या बन जाएगा, ये 5/8, और ये क्या बन जाएगा 3/8। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 4/7 और इसका 2/7। तो ये यहाँ पर हमने क्या करा 5/8 माइनस 4/7, तो ये बन जाएगा, इसको सोल्व कर कर आ जाएगा 3/56, और ये 3/8 माइनस 2/7 ये क्या आ जाएगा 21 माइनस 16 5/56। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 3/5। तो ये 3/5 क्या बन जाएगी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट है, if the benefit of the expenditure extend up to only one accounting year, तो जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक साल तक ही मिलता है उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जिसका कई साल मिलता है उसे हम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। स्टाफ अथॉरिटी वर्कर्स, देखिए एक ना लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो स्टाफ का काम होता है सिर्फ वो सर्टेन मैटर्स पर एडवाइस देती हैं, मानना ना मानना मेन लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये स्टाफ अथॉरिटी का काम क्या होता है, सिर्फ कि अपने वर्कर्स को उनको एडवाइस दें किसी भी डिसीजन में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाता है जेनेटिक, सेकेंडरी, तो सेवाएं किसमें आती हैं, बैंकिंग एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी इंडस्ट्री। अ डिजायर टू सेटिस्फाई वन इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द अदर पार्टी टू कन्फ्लिक्ट, कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने के, ये नहीं देख रहे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दूसरी पार्टी पर, तो टू द कन्फ्लिक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिंग कंपीटिंग। हु डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशियो, हमारी आरबीआई डिसाइड करता है, तो आरबीआई क्या कहलाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सीआरआर, इसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिवर्सिफाइड और एक्टिविटी। देखिए जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हैं बहुत ही, तो उसमें डिविजनल भी होगा और फंक्शनल, दोनों ही इसका आंसर हो सकते हैं। डिविजनल में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम किसके बेसिस पे करते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे, और फंक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कितने भी जितने भी मार्केटिंग सभी प्रोडक्ट्स होंगे, सभी इस प्रोडक्ट ए बी सी सभी का एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। ऐसे ही एचआरएम डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सभी का एक ही एचआरएम डिपार्टमेंट। ऐसे ही फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, और इसमें किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट के, उसके उस प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग मार्केटिंग होगा, एचआर होगा, अपना अपना हर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा हर प्रोडक्ट का, तो दोनों ही सुटेबल हैं। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ सार्क इज सिचुएटेड एट, देखिए ये इसमें कुछ याद करने समझाने वाला नहीं है, सिर्फ याद करना है कि जो सार्क है उसका जो एसोसिएशन है सेक्रेटरीट कहाँ पर सिचुएटेड है, काठमांडू नेपाल में। जो प्रिंसिपल हमें कौन सा एनलाइट करता है कि जो रियल प्रोडक्ट है और उसमें कंपनी सीख रियल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट, की कंपनी को हर वक्त अपने प्रोडक्ट में थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट एज पर द डिमांड करते रहना चाहिए, इनोवेटिव मार्केटिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि कंपनी है उसके पास 200 शेयर्स थे और उसमें एक शेयर की वैल्यू 100 थी, तो 70 कॉल्ड अप, और शेयर होल्डर ने कितने दिए 50, तो 20 रुपए नहीं दिए, तो और उसने जब रीइश्यू करे तो कितने का शेयर रीइश्यू हुआ 80 में फुली पेड अप, तो मतलब उसको कितने का डिस्काउंट दिया गया एक शेयर पर 20 रुपए का, क्योंकि फुली पेड अप का तो मतलब 100 रुपए की वैल्यू आई कंसीडर हो गई, पर दिया कितने में है 80 में, तो 20 का क्या हो गया डिस्काउंट। तो अगर हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में री इशू की एंट्री में, तो री इशू की एंट्री ये है, तो आपको ये वाली एंट्री के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, ठीक है, तो इस वाली एंट्री से ही आपको पता चल जाएगा क्या होगा इस वाली एंट्री से। जैसे कि आप 200 शेयर्स रीइश्यू करे हैं,
एक शेयर की वैल्यू कितनी है 80, तो कितने का इशू करे 16,000 के थे, कितने टू के फुली पेड अप करे 200 इंटू 100 20,000, तो 20,000 वाली चीज कितने में दी 16,000 में, तो 4,000 का क्या हो गया डिस्काउंट दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डालेंगे, तो ये शेयर फॉर फ्यूचर में हमारे जाएंगे 4,000। वैसे अगर प्रॉफिट की एंट्री वैसे समझनी है तो देखिए शेयर कैपिटल 200 कितने रुपए मंगवाए 70 ही मंगवाए ना, तो 70 से ही मल्टीप्लाई की जाएगी, तो 14,000। फिर उसके बाद शेयर फॉर कितने नहीं आए 20,000 पर, कितने नहीं आए, कॉल इन एरियर्स कितने हैं सिर्फ 20 रुपए, तो 20 इंटू 20। फिर उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर में कितने आ गए, तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें शेयर फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना हो, यहाँ कितने हैं 10,000 और 4,000 यहाँ है, तो अगर क्वेश्चन आता कि शेयर फॉर फ्यूचर कितने का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो 6,000 आ जाता, 10,000 माइनस 4,000। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, पैटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग। देखिए जो पैटी कैश बुक है उसमें हम पैटी एक्सपेंसेस जो हमने कैश में पे करे हैं, छोटे छोटे खर्चों को कैश बुक में ना रिकॉर्ड कर उनके लिए एक सेपरेट बुक बनाई जाती है। इसमें पैटी कैशियर को इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है, एडवांस में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, तो वो छोटे छोटे खर्चे उन्हीं पैसों से करता रहता है। मान लीजिए कि उसको 10,000 एडवांस में दे दिए, फिर उसने जो खर्चे करे वो 9,600 के दिए, तो 400 उसके पास बैलेंस बच गया, तो उसको अगली बार फिर से एडवांस कितने दिए जाएंगे 9,600। तो ये 9,600 के छोटे छोटे खर्चों को अलग से एक एक एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी कैश बुक में, सारा हिसाब किसमें रखा जाएगा पैटी कैश बुक में। तो पैटी कैश बुक किसको रिकॉर्ड रखती है, पैटी एक्सपेंसेस जो हम कैश में पेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजायर करी कि वो अपने रिडीम कर रही है कितने डिबेंचर 5,000 डिबेंचर, ठीक है, और हर एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 1,000, कितनी है 1,000। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन दिस केस हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनी एक्ट, तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि कौन सी कंपनी की बात करी गई है, बैंकिंग कंपनी की। कहां पर ये लिखा हुआ है, इंडियन कंपनी एक्ट रूल्स रिगार्डिंग द बैंकिंग, तो बैंकिंग कंपनी को कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या होता है कि हमें डिबेंचर को रिडीम करना होता है, उनकी पेमेंट करनी होती है, तो उसके लिए हम पहले क्या बना लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं, जिस रिजर्व में हम पैसे डालते रहते हैं, तो ये रिडेम्पशन से पहले बनाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसका पर्पस क्या होता है, डिबेंचर को रिडीम करना, और कैसे बनाया जाता है, जो हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट अवेलेबल है। जो सेक्शन 71(4) है कंपनी एक्ट का 2013 2014 का उसका कुछ रूल्स हैं। तो पहले तो ये कहा जाता था 50% डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना ही है, डालना जो भी हमारे पास प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इसको हम जो भी प्रॉफिट में से 50% हम डालते थे। पर जो सेक्शन 71(4) है, इसमें हम ये नहीं, इसके जो रूल्स हैं 18(7)(b) का, ये रूल क्या कहता है, रूल 2014 क्या कहता है कि कितने परसेंट डालना है 25%, किसमें डालना है 25%, ये सेबी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें भी कुछ एजम्पशन है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रेगुलेट कर रहा है आरबीआई और बैंकिंग कंपनियां, उनको कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। तो 18(7)(d) का क्या रूल कहता है, जो पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर है ना, उसमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो भी क्रिएट होगा वो सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिपोर्शन का ही क्रिएट होगा, पूरे के पूरे का बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो 18 का 7 का सी पार्ट कहता है कि कंपनी रूल का कि जो हमें कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे डाल दिए, तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि उससे भी हमारा वो बढ़ता रहे, तो कितने परसेंट इन्वेस्ट करना जरूरी होता है 15%, जो भी जितना भी इस ईयर में जितने डिबेंचर मेच्योर होने हैं इस 31 मार्च को, तो उनका उसका 15% अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, अनइनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, या अनक्यूम्बर्ड बॉन्ड्स जो इशू करे हैं किसने, जो भी नोटिफाई किया गया सब क्लोज में, जैसे कि मतलब A to D and E सेक्शन 20 जो कंपनी एक्ट है वो कहते हैं इसमें जितना भी होगा
वो आप उसमें कर सकते हो। और ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी है, ये 30th अप्रैल से पहले पहले कर देनी होंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट इज while preparing cash flow statement of a financial enterprise। देखिए दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फाइनेंशियल कंपनीज, एक नॉन फाइनेंशियल। मतलब फाइनेंशियल कंपनीज का मेन काम ही क्या है, शेयर्स को इशू करना, ये सब कुछ पैसे कमाना। और जबकि नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, उनका कोई और बिजनेस होता है, वो सिर्फ शेयर्स इशू कर रही हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रही हैं। और अगर शेयर्स खरीद रही हैं तो वो सॉरी शेयर्स जब खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज पे, और जब शेयर इशू कर रही है तो फाइनेंस अरेंज करने के लिए। तो अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी अगर शेयर्स इशू कर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या होगा उनके लिए, अगर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग। अगर वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो क्या होगा, वो फाइनेंसिंग। जबकि जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये किस तरह की एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किस तरह की एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर affecting net profit and capital employed by a chart is known as dew point chart। कि ऐसा जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन कौन से फैक्टर हमारे प्रॉफिट को और कैपिटल एम्प्लॉयड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा चार्ट है, ड्यू पॉइंट चार्ट। देखिए ड्यू पॉइंट एनालिसिस वो फ्रेमवर्क होता है, ये हमें बताता है कि जो ड्राइवर्स हैं रिटर्न्स ऑफ इक्विटी के, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आया, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लिवरेज, तीन चीजों की हेल्प से हम ड्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको क्या लिखा, फॉर्मूला क्या होगा, नेट इनकम बाय रिवेन्यू। फिर उसके बाद टोटल एसेट्स का रिवेन्यू बाय एवरेज एसेट्स, और फाइनेंशियल लिवरेज का एवरेज एसेट्स बाय एवरेज इक्विटी। देखिए जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहेंगे, और टोटल एसेट्स को एसेट्स यूज एफिशिएंसी कहेंगे टर्नओवर को, और जो एवरेज एसेट्स बाय एवरेज इक्विटी है इसे हम इक्विटी मल्टीप्लायर भी कहेंगे। तो इसे क्या होता है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो इसमें तीन चीजें आती हैं जिसकी हेल्प से ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता है, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, नेक्स्ट इज 141 क्वेश्चन कि हर कंपनी अपने प्रॉफिट का सारा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर को, कुछ पार्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये जनरली एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स, कौन सी बात ट्रू है, तो इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नहीं, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भी कैश बुक के बेसिस पर बनाई जाती है, या तो कैश आ रही है या जा रही है, तो ये जस्ट लाइक कैश बुक। तो इसमें जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उसमें ना कैश आती ना जाती, तो डजंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ये ट्रू है। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का तो ओपनिंग बैलेंस होता है। इट इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम रिलेटेड ओनली टू द करंट पीरियड। तो इसमें करंट पीरियड की बात नहीं होती, जैसे कैश बुक है तो हमें अगर कैश फ्यूचर के लिए रिसीव हो रही है तो वो भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही कोई चीज हमें एडवांस में रिसीव हो रही है तो वो भी हमें सब्सक्रिप्शन आने वाले साल का मिल गया या पुराने पिछले साल का मिला तो वो सब आता है इसमें, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट पीरियड का नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो आइटम्स हैं इसमें सिर्फ करंट पीरियड की नहीं होती रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो करंट पीरियड की होती हैं, पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आइटम होती हैं वो करंट पीरियड की भी हो सकती हैं, पास्ट की भी हो सकती हैं और फ्यूचर की भी हो सकते हैं। तो सिर्फ इसमें एक ही चीज सही है कि डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। देखिए इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, ये गलत है, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। इट इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली टू द करंट पीरियड, नहीं, सिर्फ करंट पीरियड का नहीं होता। So next is the ability of the business to pay the amount due to stakeholder as when as it due is known as, कि जो बिजनेस की एबिलिटी है कि वो स्टेक होल्डर को पैसे दे सके जो उनके ड्यू है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी लिक्विडिटी। क्या कहलाती है, उसकी लिक्विडिटी, कि वो उनके पैसे देने में सक्षम है, कि कैपेबल है। द फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट को किसने रिप्लेस करा था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, इसने जो हमारा फॉरेन ट्रेड एक्ट था 1992 इसको रिप्लेस करा था। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो इसमें मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसका फर्स्ट होता है सेंडर, फिर आइडिया फॉर्मेशन, फिर एनकोडिंग, फिर चैनल सिलेक्शन, फिर रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। तो ये सब कुछ इसके स्टेप्स होते हैं, तो ये इसमें मेजरमेंट कहीं भी नहीं आता, तो मेजरमेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। कई बार हमारे को कोई एग्जामिनर इस तरह से नोट लगाकर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है, तो आपने नोट का ही आंसर देखना है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो उससे क्या निकल कर आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर किसी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव होती है तो हम उसको, हमें लगता है कि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट को कि हाँ इससे बहुत प्रॉफिट आने वाला है। इंटरनल एलिमेंट दैट इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इंटरफेयर मतलब जिसकी वजह से दिक्कत आती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एलिमेंट है, तो वीकनेस ही होगी जिसकी वजह से दिक्कत आएगी, है ना, इंटरफेयर करेगी। स्ट्रेंथ से तो और हेल्प मिलती है उसको ग्रो करने में, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये बिजनेस के आउटसाइड होते हैं। विच वन ऑफ द दीज कैन बी डेलीगेटेड, ये पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, जिम्मेवारी हमारी है, हमें ही, और आंसर भी हमें ही देना पड़ेगा, तो सिर्फ क्या डेलीगेट किया जा सकता है, हम अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट मतलब एक से दूसरे पर्सन को जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडर, जो ट्रांजेक्शनल लीडर होता है वो क्या करता है, वो तभी स्टेप लेता है जब प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, वो छोटी मोटी बातों के लिए नहीं इंटरफेयर करता, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसा कब होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज गेट कब एस्टेब्लिश हुआ, तो इसमें 1947 में एस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें क्या था, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के आपस में सब कंट्रीज ट्रेड करेंगे। इसको हम इसमें जो अपनी कंट्रीज को, सभी कंट्रीज आपस में ट्रेड करते वक्त एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, किस तरह से, किससे, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो लगाए गए थे, तो उन सबको हटाने के लिए क्या एस्टेब्लिश किया गया, गैट एस्टेब्लिश किया गया। थैंक यू एवरीवन for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Commerce at Glance. Thank you.